नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि बिन सहकार नहीं उद्धार। हमको लगता है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है या सहकारिता का क्षेत्र होता है, वहाँ पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। पर हमारे देश में यदि हम केवल गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ दें और कुछ साउथ में केरल या कुछ राज्यों को छोड़ दें, तो सहकारिता आंदोलन जिस तरह से होना चाहिए था और सहकारी संस्थाओं को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ी। उसकी बहुत सारी वजह है। बहुत सारे नेता सहकारिता आंदोलन से निकले और देश की राजनीति में छाए, पर धीरे धीरे हमने देखा कि सहकारिता आंदोलन कमज़ोर हुआ और सहकारी क्षेत्र जो है बहुत सारे लोगों के लिए एक दोहन का, वहाँ बैठ के पावर गेम खेलने का साधन हो गया। इसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल हो गए। इसीलिए जो सहकारिता के क्षेत्र में लगातार जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें चुनाव होते रहने चाहिए, वो नहीं होते और सालों साल से लोग जमे हुए हैं। अब सरकार के स्तर पर इस बात को लेकर लगातार मंथन जारी था कि सहकारिता को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि सबको मालूम है कि सहकारिता हमारे देश में वो सीढ़ी है जिसके जरिए हम बड़े पैमाने पे लोगों को जोड़ सकते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 दिन के प्रवास पे रायपुर आए थे और अपने तीसरे दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में समीक्षा बैठक की और छत्तीसगढ़ अपनी नई सहकारिता नीति लेके आएगा। सहकारिता के क्षेत्र में जो है वो एक नवाचार करने की केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है और उसके तहत अब बहुत सारी चीज़ें केंद्र से तय होगी, वो राज्य से तय नहीं होगी। इसीलिए राज्य जो है वो भी उसके अनुरूप अपनी पॉलिसी बनाएंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी नई सहकारिता नीति लाएगी। जो कमज़ोर संस्थाएं हैं उनको उद्धार किया जाएगा और नए संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। ये उन्होंने कल इसके संकेत दे दिए थे और आज की बैठक में जो अंदर खाने में जो भी बातचीत हुई हो वो बातचीत भी निकल के आएगी, पर उसका लब्बो लुबाब ये है कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करना है। तो सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार करने की एक पहल केंद्र सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ में नई सहकारिता नीति आ रही है जिससे कि सहकारिता क्षेत्र को लाभ मिलेगा। जो कमज़ोर संस्थाएं उनको मजबूती के साथ नए रजिस्ट्रेशन भी होंगे। जो छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, जिसको पैक्स कहा जाता है, उसका विस्तार होगा। भाजपा ने पिछले दिनों जो उसका सहकारिता प्रकोष्ठ था उसमें प्रदेश स्तरीय बैठक में ये भी निर्णय लिया था और बैठक में कहा गया था कि पंचायतों में पैक्स का विस्तार और कार्य योजना तैयार की जाएगी। मार्केटिंग सोसाइटियों के उन्नयन और मत्स्य नीति पर संशोधन किया जाएगा, ये भाजपा ने तय किया था। उसी के अनुरूप जो है केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पर आज जिन्होंने बैठक ली, अब देश की हर पंचायत में प्राथमिक सहकारी समितियाँ पैक्स जो है खोलने और उन्हें बहुउद्देशीय बनाने की मुहिम में सहकारिता आंदोलन में अब क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अगले 5 साल में 3 लाख पैक्स बनाने के भारत सरकार के निर्णय से न केवल भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है, बल्कि किसानों के हाथों में मोल भाव करने की शक्ति भी बढ़ेगी। अभी किसान जो हैं वो पूरी तरह बाजार पे निर्भर हैं और जब तक यदि किसी चीज़ का समर्थन मूल्य घोषित नहीं होता तो किसान औने पौने में अपनी फसल को बेचते हैं। पर ये हो जाने से किसानों के को ताकत मिलेगी और निश्चित रूप से जो है किसान आगे बढ़ेंगे। अब जो है टॉप टाउन और बॉटम टाउन दोनों मॉडल में जो है वो समाज से जो वंचित लोग हैं उनको और टॉप के लोगों को आपस में जोड़ना है। मतलब कहना चाहिए कि कारपोरेट और कोऑपरेटिव दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ की सहकारी अर्थव्यवस्था है उसमें तब्दीली आएगी और सहकारिता का क्षेत्र मजबूत होगा। भारत सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को विकसित करने और मजबूत करने पर अब विशेष फोकस किया है। पैक्स और एफपीओ ग्रामीण और सामाजिक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये जो पैक्स के जरिए किसानों की, जैसा मैंने कहा, कि स्थिति बदलेगी। सरकार जो है पैक्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और सहकारी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने बढ़ाया है। सरकार ने वेयर हाउस, कस्टम, हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रोसेसिंग इकाइयों और खेती को बढ़ावा देने वाली अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी है। पैक्स को पेट्रोल पंप चलाने, गैस एजेंसी खोलने और
जो कस्टमर सर्विस सेंटर चलाने की अनुमति भी देने से इस क्षेत्र में अब बदलाव आएगा। अभी हम देखते हैं, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारी सहकारी समिति, जो प्राथमिक समिति है, वो केवल धान खरीदी तक सीमित है। 2-3 फसलें हैं जो यहाँ होती भी नहीं है, तो उनका काम केवल धान खरीदे तक सीमित है। पर यह हो जाने से अब इसमें एक बड़ा बदलाव आएगा और 27 काम करने की जो एजेंसियों को जो है अनुमति मिलेगी। तो इससे ग्रामीण व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसानों को इससे फ़ायदा होगा। किसान जो है उनको किस तरह से इसका लाभ होगा, अगर वेयर हाउस और इसके बीच में जो एक आपसी सामंजस्य है, वो तकनीक को जोड़कर उनको उसकी रसीद किसानों को दी जाएगी और उससे उसे पैसे मिलने लगेगा। तो इससे खाद्यान्न का संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में गेम चेंजर साबित होगा। किसान अपनी उपज का ज़्यादा दाम पा सकेंगे, या न केवल खाद्यान्न की बर्बादी और परिवहन लागत को कम करेगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत प्राप्त करने और पैक्स स्तर पर ही विभिन्न कृषि जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रक्रिया को 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 1690 PSCS में सहकारी समितियों के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। भारत में आर्थिक सुधार सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, यानी कि कारपोरेट वर्सेस कोऑपरेटिव। तो कारपोरेट के मालिक जो है वो एक होता है, लेकिन कोऑपरेटिव में मालिक हर सदस्य होता है। अगर जो भी अंशधारी है वो कोऑपरेटिव में सदस्य है। इसलिए हम जब कहते हैं कि कोऑपरेटिव से कोई काम होना चाहिए, तो ये लगता है कि जितने लोग उसके मेंबर हैं वो सब उसके मालिक हैं। भारत सरकार इसे प्रमोट करना चाहती है। भारत सरकार जो नवाचार करने जा रही है उसमें यही सब बातें हैं। यह छत्तीसगढ़ और देश भर में भी अब ये बातें एक सी होगी। और हमारी जो सेवा सहकारी समितियां थीं, जो पहले धान खरीदी करती थी, राशन वितरण करती थी, कर देती थी, खाद बीज वितरित करती थी, अब इसके अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि व्यवस्था के तहत वहाँ से हमको दवाइयाँ भी ले सकेंगे। इसके तहत किसानों को और गांव के लोगों को सस्ती और जैविक दवाएं भी मिलेंगी। सहकारी समितियां ही ये काम करेंगी। हमारे देश में भंडारण क्षमता की बहुत कमी है। इसे देखते हुए केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उसने विश्व का सबसे बड़ा अभियान भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए चलाया हुआ है। देश में लगभग 1 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूं तो हमारे यहाँ 258 समितियां हैं। ऐसी सभी समितियों के भंडारण की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस समय सभी जिलों में 5 समितियां जो हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जा रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की बात करें तो उसमें 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये चला रहा है। इसमें जो है 400 प्रकार के डिजिटल सेवाएं इन्हीं सेंटरों के माध्यम से चलाई जाएंगी। इसके अलावा नई सहकारी जो समितियां हैं उनको भी बनाया जाएगा, जिसकी बात गृह मंत्री ने खुद कही है। देश में सहकारी नेतृत्व का इस समय हम देखते हैं कि अभाव है। सहकारी समितियों में सदस्य तो हैं, लेकिन उनका चुनाव नहीं होने से जो नेतृत्व होना चाहिए, जो वहाँ पर एक लाल फीते शाही है या कुछ लोगों का वर्चस्व है, वो कायम है। चुनाव नहीं होने से राजनीतिक निर्वासन झेल रहे नेताओं को सहकारी समितियों का प्रधान बनाकर कई बार थोपा जाता है। जिसकी सरकार होती है वो पुनर्वास करता है अपने नेताओं का, और वो नेता वहाँ पर बैठ के साधन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जगह जो है नेताओं द्वारा इसको संचालित होता है, जबकि वो सहकारी आंदोलन से जुड़े लोगों के द्वारा संचालित होना चाहिए। राज्य में जो है सहकारी निर्वाचन आयोग तो है, मगर वो चुनाव नहीं करा पा रहा है। क्या मजबूरी है ये पता नहीं, पर चाहे वो भूपेश बघेल की सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, पर जो सहकारी निर्वाचन आयोग है जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी रहे व्यक्ति की पदस्थापना है, पर वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है। तो कुछ तो मजबूरियां होंगी कि वो नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 14,000 सहकारी संस्थाएं हैं, जिनमें से 258 सहकारी समितियां हैं जिनका चुनाव अभी नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में 6 जिला सहकारी बैंक है। रायगढ़ का जो बैंक है वो कुप्रबंधन के कारण बंद हो चुका है। किसी भी बैंक में निर्वाचित समिति नहीं है। बैंकों में जो सीईओ के पद होते हैं वह जो है बैंकिंग सेक्टर से होना चाहिए, और जो पर वो राज्य सरकार अब इसमें तय कर रही है कि वो उपायुक्तों को जो है इसमें शामिल करने जा रही है, जिसका कि जो बैंकिंग क्षेत्र के लोग हैं, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लोग,
वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि यदि ऐसा होगा तो सहकारी संस्था को नुकसान होगा। हालांकि सरकार ने कोई लिखित आदेश नहीं दिया है, अभी भी जो है कोऑपरेटिव स्टेट के जो है का सब्जेक्ट है, लेकिन अब इसे सेंट्रल की सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि जो नवाचार हो रहा है तो केंद्र इसमें अब बहुत सारी चीज़ें अपने अधीन ले रहा है, और वो ये जो समितियां हैं सहकारी समिति अब सीधे केंद्र के अधीन काम करेंगी। हर स्टेट अपने हिसाब से पॉलिसी बनाता रहा है, और इसके कारण इसमें भारी जो है घपला घोटाला भी होता था, क्योंकि वहाँ जो भी सत्ता होती थी वो सहकारी क्षेत्र को अपने हिसाब से दोहन करना चाहती थी। केंद्रीय व्यवस्था के अधीन आने के बाद ये समितियों में जो अराजकता और भ्रष्टाचार है वो बहुत कम होगा, और कहीं ना कहीं समितियां जो हैं वो ठीक से काम करेंगी। सहकारी समिति व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन है। अधिकतर श्रमिक और छोटे उत्पादक अपनी घरेलू और व्यावसायिक स्थितियों में सुधार और पूंजी संग्रह के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संयुक्त प्रबंधन के तहत इसको संचालित करते हैं। सहकारी समितियों का मुख्य रूप से जो है काम होता है ऋण उपलब्ध कराना। छोटे छोटे किसान हम देखते हैं कि उनको ऋण लेना होता है, खाद बीज लेना होता है, तो सहकारी समितियां जो हैं वो कई तरह से किसानों की और गरीबों की मदद करती हैं। देश में कई सहकारी संस्थाएं हैं जिनके सदस्य अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जाति के लोग हैं, पर वो आपस में सहकारिता की भावना से मिलकर जो है वो कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराते हैं, और जो सहयोगियों को जरूरत होती है उस हिसाब से मदद करते हैं। सहकारी संस्थाएं जो हैं मंडियों में उचित मूल्य पर अपना उत्पाद बेचती हैं, जिससे बिचौलियों द्वारा जो उससे शोषण से भी बचा जा सके। वरना हम देखते हैं कि समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद भी जो बिचौलिए हैं, चूँकि एक सीमा तक ही आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, तो ऐसे में बिचौलिए जो हैं इसका फ़ायदा लेते हैं। अगर हम दुग्ध आंदोलन की बात करें और अमूल जैसी संस्था को याद करें गुजरात की, तो हमको लगता है कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ही जो है वो इतना बढ़िया काम हुआ है। तो दूध का उत्पादन जो है वो जो सहकारी समितियों के माध्यम से होता है, तो उससे भी दूध उत्पादकों को उचित मिलता है। सहकारी भंडार में जो है लोग उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध करा के उनके पैसे भी बचते हैं, और व्यापारियों द्वारा जो मनमानी कीमतें वसूल की जाती है उस पर भी अंकुश लगता है। इस तरह सहकारी आवास समितियां भी लोगों को सस्ता घर उपलब्ध कराती हैं, क्योंकि अब जो बिल्डर हैं बड़े बड़े वो बहुत महंगे बनाते हैं, तो छोटे आय के मकान कैसे मिले। तो इसमें भी अगर सहकारी समितियां बन के, हम देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत सारी गृह निर्माण समितियां हैं, जो सहकारी समितियां हैं, वो उन्होंने किन्हीं ना किन्हीं तरीके से जो उनसे जुड़े सदस्य हैं उनके कल्याण के लिए वो काम करती। चूँकि एक शैक्षिक संस्थान है तो ये एक प्रकार से इसमें लोग जो है आपस में मिलकर काम करते हैं। सहकारी समिति में जो है नामांकन जो है के लिए कोई भी स्वतंत्र अपनी इच्छा अनुसार जो है उसमें कभी भी वो छोड़ सकता है, चाहे उसका धर्म जाति कुछ भी हो। तो एक प्रकार से सहकारिता को हम ये देखते हैं कि बिन सहकार नहीं उद्धार की जब हम बात करते हैं तो सहकारी समितियां जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। और मैंने जैसा उदाहरण में कहा कि गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ पे सहकारिता आंदोलन जो है वो बहुत बढ़िया से संचालित हुआ है। छत्तीसगढ़ उस मामले में थोड़ा कमज़ोर रहा है कि यहाँ का सहकारिता आंदोलन जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि निर्वाचित प्रबंध समिति के पास जो निर्णय लेने का अधिकार होता है, सदस्यों को जो वोट देने का अधिकार होता है, यदि वो चुनाव ही ना हो तो फिर ये समिति क्या निर्णय लेगी। तो जो लोग वहाँ बैठते हैं उनके जो अपने हित होते हैं वो उस तरह से उसमें निर्णय लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देख रहे हैं कि यदि केंद्र सरकार इसको समझ रही है और वो ये जानती है कि अगर हम सहकारिता में बदलाव नहीं करेंगे, सहकारी संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, तो ये जो सहकारी आंदोलन है जो बहुत कमज़ोर हो चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा रोल प्ले करता है, वहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में इसकी भूमिका होती है, सदस्यों में आपसी भाईचारा होता है, बहुत सारे मुद्दों पर, न केवल वो सहकारी मुद्दों पर, गांव के मुद्दों पर भी बैठकर वो काम करते हैं। इससे लोकतंत्र की भावना का संचार भी होता है। सहकारी विपणन संस्थाओं से कई लोग जो साहूकारों के चुंगल में छोटे छोटे ब्याज पे जो पैसे देते हैं उनसे मुक्त हुए हैं, और सहकारिता आंदोलन ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने निश्चित रूप से जो समीक्षा बैठक की है उसमें ये बात सामने आई है, क्योंकि बीजेपी ने इसके पहले जो उसकी सहकारी उप समिति थी उसने जो एक प्रकार से अनुशंसा की थी उसी को आगे बढ़ाने का काम है। और केंद्र ने जो एक
ऐसी जानकारी अब केंद्र के पास सारी जानकारियां सहकारी समिति की, उसमें कितने सदस्य हैं, कितना पैसा है, कितना उसने लोन बांटा, कितना उसने धान खरीदी की, ये एक पोर्टल पर एक जगह एकत्र किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार की मंशा ये है कि किसी भी तरह जो सहकारी आंदोलन है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी आंदोलन है, जिससे हमारे देश के छोटे किसान, बहुत सारे मजदूर जुड़े हैं, वो छोटे जो निर्माता हैं उनके भी हित इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब जो हैं, सहकारिता आंदोलन अगर मजबूत होगा तो किसान जो है वो मजबूत होगा, ज़मीन के मालिक जो मछली पकड़ने का काम करते हैं जो लोग, और इसका विज्ञापन और विपणन अभी किसान के पास नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं कमज़ोर हैं। पर जब ये एक मंच से मजबूती के साथ होगा, एक नीति के तहत होगा, तो निश्चित रूप से जो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट भी तैयार करने की दिशा में सहकारी समितियां यदि आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो वो काम करेंगी। और उनको जिस तरह से अभी ये अवसर दिए जा रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट, वो जैविक दवाओं से लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो यदि अपने यहाँ से बेच सकेंगी तो उनकी सक्रियता बढ़ेगी। वरना अगर कुछ ही चीज़ें साल भर में मिले तो वो, दूसरी बात ये होगी कि जो उत्पादक है वो सीधे अपना सामान वहाँ देगा और फिर वो उपभोक्ता तक पहुँचेगा। तो जो बीच में ट्रेडर और जो बिचौलिए होते हैं, जो बहुत पैसे रेट बढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कभी भी बहुत सारी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। जो धान किसान सस्ते में बेचता है, उसका जब चावल उत्पादित होता है तो वो इतना महंगा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों में पहले जो सहकारी बाज़ार होते थे वो सुपरमार्केट पहले खोले गए, वहाँ चीज़ें, अब उसकी जगह जो है बड़े बड़े कारपोरेट लोगों ने मॉल में अपने मार्केट खोलने पर बावजूद इसके सहकारी जो समितियाँ हैं, सहकारी बाज़ार होते हैं, वो निश्चित रूप से लोगों को जो है किफ़ायती दर पे रोज़मर्रा के सामान, खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि ये जो नई सहकारिता नीति आएगी, इससे सहकारिता का आंदोलन मजबूत होगा। और ये समीक्षा के बाद, गृह मंत्री की समीक्षा के बाद ये मैसेज भी जाएगा छत्तीसगढ़ में कि कहीं ना कहीं हमको सहकारी आंदोलन, जो लगभग हमारे यहाँ बहुत पीछे चला गया है, एक समय था कि सहकारिता आंदोलन से बड़े बड़े नेता निकले थे, वो आंदोलन को एक गति मिलेगी। और जो सहकारी समितियाँ गांव स्तर पर हैं, पंचायत स्तर पर हैं या जिला स्तर पर हैं, या जो बैंक जो हैं वो इस स्तर पे हैं, तो उनको एक ताकत मिलेगी, उनको संबल मिलेगा। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री की समीक्षा बैठक निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार खुद जो है अब इन समितियों को मजबूत करना चाहती है। इन समितियों को बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो उपलब्ध कराना चाहती है, बहुत सारे चीज़ों को बेचने का अवसर दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं निश्चित रूप से सहकारिता आंदोलन को मजबूत करेंगी। नमस्कार।